देशों में संभावित खतरा बढ़ रहा है। इस संदर्भ में नासा ने एस्टेरॉयड की ट्रैकिंग गतिविधियों को तेज कर दिया है और इसके पृथ्वी पर गिरने की संभावना पहले 0.7% थी, जो अब बढ़कर 3.1% हो गई है। एस्टेरॉयड के पृथ्वी पर गिरने से होने वाली संभावित बर्बादी का खतरा अत्यधिक गंभीर हो सकता है, जिससे बड़े शहर पूरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए एस्टेरॉयड्स की विभिन्न श्रेणियां होती है, जैसे कार्बोनेशियस, धात्विक और सिलिकेट आधारित एस्टेरॉयड्स, जो अपनी अलग-अलग विशेषताओं के साथ आते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एस्टेरॉयड्स की कक्षाओं को प्रभावित करके उन्हें धरती की ओर खींच सकता है। विशेष रूप से जुपिटर का प्रभाव इस मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यूरोकोस्की प्रभाव उन एस्टेरॉयड्स की दिशा को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी एस्टेरॉयड के तापमान में भिन्नता उत्पन्न करती है, जिससे उनकी गति प्रभावित होती है। हालांकि छोटे आकार के एस्टेरॉयड्स को पहचानना कठिन होता है, क्योंकि वे पृथ्वी के निकट आने पर ही स्पष्ट होते हैं। 2013 में चेब्युलिन एस्टेरॉयड इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस बीच यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी एस्टेरॉयड्स पृथ्वी पर टकराते नहीं हैं, क्योंकि छोटे एस्टेरॉयड्स अक्सर वायुमंडल में जलकर नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए 2013 में एक 20 मीटर का एस्टेरॉयड जलकर खत्म हो गया। वहीं बड़े एस्टेरॉयड्स, जो 50 मीटर से भी बड़े होते हैं, पृथ्वी पर गंभीर विनाश पैदा कर सकते हैं, जैसा कि 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर के विनाश के मामले में देखा गया था। इस संदर्भ में चीन और अमेरिका जैसे देश एस्टेरॉयड से सुरक्षा के लिए अपने अपने डिफेंस सिस्टम विकसित कर रहे हैं, जो वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। इस बीच 30 मीटर से बड़े एस्टेरॉयड के धरती पर हिट करने की संभावना अब 1 से भी ऊपर जा चुकी है, जो कि वैज्ञानिक समुदाय में हलचल पैदा कर रही है। इसके अलावा एस्टेरॉयड Y4 की स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, जिससे इसकी धरती पर हिट करने की संभावना और भी बढ़ सकती है। हालांकि इस पर डेटा अभी भी सीमित है, जिससे अनिश्चितता बनी हुई है। एस्टेरॉयड की गति 1649 किलोमीटर प्रति घंटे है, जो इसे धरती के निकट लाती है। इसके प्रभाव से सैटेलाइट्स और शहरों को गंभीर नुकसान हो सकता है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत को नासा के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता है, ताकि एस्टेरॉयड के खतरे को पहले ही समाप्त किया जा सके। यह भाग है जिससे भविष्य में ऐसे खतरों का सामना करने के लिए उपाय किए जा सकते हैं। डीप बोरहोल, जो 12 किलोमीटर गहरा है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे बनाने में 20 साल लगे थे। यह एक अद्भुत उपलब्धि है, लेकिन अब चीन भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहा है और इस प्रयास से वह इस रिकॉर्ड के करीब आता नजर आ रहा है। चीन का यह गहरा बोरहोल खोदने का मुख्य उद्देश्य अपने देश में ऊर्जा संकट को हल करना है। पिछले 21 वर्षों में चीन की ऊर्जा खपत ने तेजी से वृद्धि की है और इस बोरहोल के माध्यम से वह अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब का गहरा बोर केवल 4000 मीटर है, जबकि चीन का नया बोरहोल इससे कहीं अधिक गहरा होगा। इससे न केवल चीन में संभावित तेल के भंडार का पता लगाने में मदद मिलेगी, बल्कि यह राष्ट्र की ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी साबित हो सकता है। चीन ने 2021 से प्राकृतिक संसाधनों के लिए खुदाई शुरू कर दी थी और इसके परिणामस्वरूप वह बिना तेल आयात के 2 साल तक खुद को बनाए रखने में सफल रहा। यह उपलब्धि वास्तव में चीन की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। हालांकि सिंगजियांग प्रांत में मुस्लिमों के विरोध के चलते कई डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं। यह विरोध 8500 मीटर गहरे बोरहोल से जुड़ा हुआ है, जो चीन के अंदर की स्थिति को और भी जटिल बना देता है। चीन की सरकार अपने नागरिकों की आवाज को दबाने में कुख्यात है। वह विशेष रूप से माइनॉरिटी समूहों को डिटेंशन सेंटर्स में भरने की कोशिश कर रही है, जिससे स्वतंत्रता की आकांक्षाएं और भी दब रही है। एनर्जी डिपेंडेंसी चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है, क्योंकि यह दूसरे देशों द्वारा ऊर्जा आयात में बाधा डाल सकती है। इस वजह से चीन अपनी ऊर्जा स्रोतों की खोज में अधिक आक्रामक गति से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में चीन ने अपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी पेट्रो चाइना के साथ मिलकर भारी निवेश किया है,
जिससे सिंगजन प्रांत में तेल की खोज को बढ़ावा मिला है। चीन ने एडवांस मशीनरी विकसित की है, जो अत्यधिक तापमान और दबाव को सहन कर सकती है। ऐसे में उसके ऑयल ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स तेजी से पूरे होंगे, जो उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होंगे। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर ने स्पेस और जमीन पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। इसका प्रभाव उनके अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट पर भी पड़ा, और यह साक्षात्कार हमें बताता है कि ऊर्जा की खोज कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। अमेरिका ने जमीन के बजाय पैसिफिक ओशियन में ड्रिलिंग की, जिससे उन्होंने कम गहराई तक पहुंचने का प्रयास किया। फिर भी उन्हें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, जो उस समय की चुनौतियों को दर्शाता है। जर्मनी ने भी गहराई में जाने का प्रयास किया, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण उन्हें अपने प्रोजेक्ट को समाप्त करना पड़ा। यह प्रयास रूस के अनुभव से सीखने का एक महत्वपूर्ण चरण था। जर्मनी का केटीबी प्रोजेक्ट, जिसने 99.1 किलोमीटर गहरे बोरोल को सफलतापूर्वक खोदा, अब जियोथर्मल रिसर्च के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह अविश्वसनीय सफलता दर्शाती है कि गहराई की खोज में क्या संभावनाएं हो सकती है। चीन ने अपनी तकनीक को एडवांस किया है और पहले ही 8 किलोमीटर गहरे गर्रे को खोदने में सफलता प्राप्त की है। यह उसकी तकनीकी प्रगति को दर्शाता है और भविष्य के लिए आशा की किरण है। हालांकि चीन का लक्ष्य 457 दिनों में 10 किलोमीटर गहरे गर्रे को खोदना है, लेकिन इसकी सफलता पर सवाल उठते हैं। हमें देखना होगा कि क्या चीन अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा या नहीं। ग्रह पर जीवन ने कई बार बड़े बदलाव देखे हैं। ये बदलाव केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फल नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के अस्तित्व को भी प्रभावित करते रहे हैं। जब प्रकृति में स्थिरता का अभाव होता है, तो जीवों की प्रजातियों को धीरे धीरे विलुप्त होने का सामना करना पड़ता है। केवल वही जीव बचते हैं जो नए परिवर्तनों के साथ अपना सामंजस्य बैठा लेते हैं। यहाँ पर डार्विन की थ्योरी हमें एक महत्वपूर्ण पाठ देती है। जीवों का विकास उनके पर्यावरण के अनुकूलन पर निर्भर करता है। जिन जीवों में अनुकूलन की क्षमता नहीं होती, वे अपने अस्तित्व की लड़ाई हारकर विलुप्त हो जाते हैं। मास एक्सटिंक्शन की घटनाएं धरती पर प्रजातियों की संख्या को गहराई से प्रभावित करती है। अतीत में भी कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, जो कि एक दर्दनाक सच्चाई है। पहला बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जिसे ऑर्डोविसियन सिल्वेरियन कहा जाता है, लगभग 44 करोड़ साल पहले हुआ। यह धरती के लिए सबसे भयंकर घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसने जीवन के रंगमंच पर एक बड़े असर डाला। जलवायु परिवर्तन ने इस मास एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया। समुद्र में बर्फ जमने और सूर्य की रोशनी में कमी ने इस स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। इस पहले मास एक्सटिंक्शन के दौरान 85% से अधिक प्रजातियों का नाश हुआ, जो धरती और समुद्र के जीवन के लिए एक विनाशकारी घटना थी। लेट डेवोनियन एक्सटिंक्शन के समय धरती की 71% प्रजातियां समाप्त हो गईं, जिससे मरीन जीवन को सबसे अधिक नुकसान हुआ। ये संकट उन जीवों के लिए था जो समुद्र के गर्भ में निवास करते थे। ग्लोबल कूलिंग के साथ साथ कई कॉमेट अटैक ने भी प्रजातियों के नाश में योगदान दिया। इन घटनाओं ने हमारी धरती पर भूकंप और सुनामी जैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न की। इस एक्सटिंक्शन की शुरुआत भव्य वोल्केनों के फटने से हुई, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जहरीली गैसें वातावरण में फैलने लगीं। इससे पर्यावरण में भयंकर तबाही मची। साइबेरिया के भव्य जंगलों में आग लगने से यह एक्सटिंक्शन तेजी से फैल गया और जीवन के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ। हम सब जानते हैं कि इस तरह के बदलाव जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एसिड रेन ने समुद्री जीवन को बर्बाद कर दिया और इससे समुद्र का एसिडिक लेवल बढ़ गया। यह जीवन की कई प्रजातियों के समाप्त होने का कारण बना। मास एक्सटिंक्शन के दौरान समुद्र में हुए परिवर्तनों ने मरीन लाइफ को गंभीर नुकसान पहुंचाया। इसने कई प्रजातियों का अस्तित्व संकट में डाल दिया। ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग का प्रभाव समुद्रों पर सबसे पहले देखने को मिलता है। यह प्राकृतिक आपदाओं के समय और भी गंभीर हो जाता है। डायनासोर के विकास में भी मास एक्सटिंक्शन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बड़े जीवों की कमी के कारण डायनासोर को इस धरती पर अपने विजय के लिए एक सुनहरा मौका मिला। वास्तव में इस एस्टेरॉयड के टकराने से 180 किलोमीटर बड़ा गड्ढा बना था, जो आज भी हमारे ग्रह पर मौजूद है। यह टकराव धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स को हिला देने के लिए पर्याप्त था। टकराने के बाद ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं धरती पर आईं। इनसे उत्पन्न जहरीली गैसों ने वायुमंडल को प्रभावित किया।
इस मास एक्सटिंक्शन के दौरान 12 किलोग्राम से भारी जीव एक झटके में समाप्त उपकरण के इन अद्भुत घटनाओं का अवलोकन कर सकते हैं। यह दृश्यता इतनी स्पष्ट होती है कि जैसे आसमान ने अपने दिल की बातें बताने का मन बना लिया हो। 2 फरवरी 2025 को एक खास रात आएगी जब चांद और शुक्र ग्रह का मिलन होगा। यह खूबसूरत कंजंक्शन शाम 7 बजे वेस्ट दिशा में आपकी आंखों के सामने होंगे, जैसे दो मित्र एक साथ बैठकर चांदनी में बातें कर रहे हों। इस खास मौके पर चांद और शुक्र के बीच की दूरी आपको एक अद्वितीय दृश्य देखने का अवसर देगी। इसे अपनी नग्न आंखों से देखना एक सपने जैसा अनुभव होगा, जो आपको और आपके परिवार को एक साथ जोड़ देगा। आगे बढ़ते हुए नेपच्यून की बात करें, जो हमारे सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। इसे देखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन साफ आसमान में यह आपको एक रहस्यमय अनुभव की तरह नजर आएगा, मानो यह अपने गुप्त राजों को साझा करना चाहता हो। वीनस, जिसे हम सभी जानते हैं, अंतरिक्ष में सबसे चमकीला ग्रह है। इसकी सतह पर जब रोशनी पड़ती है, तो वह 70% रोशनी को परावर्तित करता है, जैसे यह अपने चारों ओर की दुनिया को जगमगाता है। इस अद्भुत खगोलीय घटना का आनंद लेने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि आपके पास टेलीस्कोप है, तो यह अधिक स्पष्टता और विस्तार से देखने का एक शानदार तरीका हो सकता है। अब हम सेंटो कॉन्स्टेलेशन की ओर बढ़ते हैं। इसे खोजना बिगिनर्स के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। स्काई मैप या स्टेलियम एप्स आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध है, जैसे परिवार के सदस्य जो एक दूसरे का हाथ थामे रखते हैं। 10 फरवरी 2025 को मून और मार्स के बीच एक दिलचस्प कंजंक्शन देखने को मिलेगा। यह आसमान में एक नज़दीकी नजर आएगा, जैसे दो प्यारे दोस्त एक दूसरे के पास बैठे हैं, खेलते हुए। मंगल ग्रह को पहचानना आसान है, क्योंकि यह अपनी लालिमा से सबको आकर्षित करता है। यह लाल रंग उसकी सतह पर फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति की सबसे बड़ी पहचान है, जैसे एक चमकीला लाल खिलौना जो बच्चों को लुभाता है। 16 फरवरी 2025 को शाम 8 से 9 बजे के बीच आप शुक्र ग्रह की अधिकतम ब्राइटनेस देख पाएंगे। यह एक चमकीले तारे की तरह चमकता है, जैसे रात के आसमान में कोई खास मेहमान। इस इवेंट को देखने के लिए अगर आप टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, तो यह दृश्य और भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखें, बिना टेलीस्कोप के भी यह अनुभव आपके परिवार के साथ बहुत मजेदार हो सकता है। फरवरी के अंत में प्लेनेट परेड के दौरान आपके पास सौरमंडल के लगभग सभी ग्रहों को बिना किसी उपकरण के देखने का अद्भुत मौका होगा। यह एक ऐसा पल होगा जो आपके परिवार को एकजुट करेगा, जैसे सभी ग्रह एक साथ मिलकर एक खूबसूरत कहानी बुनते हों। चित्र समुद्र की खतरनाक स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसके अतिरिक्त लाजमेंट लाइट हाउस का उल्लेख किया गया है, जो फ्रांस के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह लाइट हाउस अनेक तूफानों का सामना करने का अनुभव रचता है। आगे बढ़ते हुए वीडियो में एक विशेष नौकरी का वर्णन किया गया है, जिसमें एक अनुमानित $1.2 मिलियन की वार्षिक सैलरी का प्रावधान है। यह नौकरी समुद्र के जोखिमपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी के लिए आवश्यक होती है। लाइट हाउस की स्थापना की आवश्यकता तब सामने आई जब समुद्र पार करते समय जहाज़ों को दिशा प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त साधनों का अभाव था। इसने जहाज़ों को समुद्री खतरों से सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास में पहला लाइट हाउस, जिसे फेरोज ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा जाता है, 280 ईसा पूर्व में निर्मित हुआ था। यह अपने काल का एक अद्भुत निर्माण था और रात के समय दूर से नजर आता था। वर्तमान में दुनिया में लगभग 20,000 लाइट हाउस विद्यमान हैं, जो आधुनिक तकनीक से संक्षिप्त होते हुए भी समुद्री नेविगेशन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। विशेष रूप से खतरनाक समुद्री मार्गों पर यह अत्यंत आवश्यक है। इस लाइट हाउस का निर्माण 1904 में आरंभ हुआ और 1911 में इसका समापन हुआ, जिसकी ऊंचाई 48 मीटर थी। इसे मजबूत ग्रेनाइट और कंक्रीट से निर्मित किया गया। यह लाइट हाउस समुद्र के सबसे अत्यधिक जोखिमपूर्ण क्षेत्र में स्थित है, जहां लहरें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती है।
इस स्थिति ने इसके निकटवर्ती समुद्र में होने वाले हादसों को बढ़ावा दिया है। 1989 में आए एक भयंकर तूफान ने इस लाइट हाउस को 20 से 30 मीटर ऊंची लहरों से प्रभावित किया। उस दिन केयर टेकर थियोडोर मलगन अपनी जान को खतरे में महसूस कर रहे थे। थियोडोर ने हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर दरवाजा खोला, किंतु एक विशाल लहर ने संकट उत्पन्न कर दिया। इसी घटना ने उनकी जान को बचाने में मदद की। लाइट हाउस की स्थापना के उद्देश्य पर प्रश्न उठते हैं, विशेष रूप से इतनी खतरनाक स्थिति में। यह जानना अपरिहार्य है कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। अंततः लाइट हाउस से जुड़ी नौकरी की सैलरी के बारे में फैली अफवाहें झूठी सिद्ध हुईं। वास्तव में यह एक स्कैम था जिसमें हजारों लोग फंस गए। समुद्र में 2.5 लाख से अधिक प्रजातियां विद्यमान हैं, जिनमें से आधे से अधिक की जानकारी मानव जाति के लिए अज्ञात है। समुद्र की औसत गहराई लगभग 4000 मीटर होती है, हालांकि मानव केवल 100 मीटर की गहराई तक ही सुरक्षित रूप से पहुंच सकते हैं। स्कूबा डाइविंग का रिकॉर्ड 332 मीटर की गहराई पर है, जबकि 100 मीटर के बाद की गहराई अत्यंत खतरनाक मानी जाती है। गहराई के साथ समुद्र में दबाव में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, 6000 मीटर की गहराई पर जंबो जेट के समान दबाव महसूस होता है। यह स्थिति मानव के लिए असंभव होती है। समुद्र की गहराइयों में जीवन को बनाए रखने में प्रकाश और खाद्य की कमी एक प्रमुख चुनौती है। इस कारण जीव अक्सर सरेगले मांस पर निर्भर रहते हैं। गहराई में पानी के तापमान में कमी जीवों के लिए और भी कठिनाई उत्पन्न करती है, परंतु इन जीवों ने अपने पर्यावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लिया है। समुद्र की गहराई में जीवन की खोज 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई, जब पहले यह मान्यता थी कि 500 मीटर की गहराई पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। जेलीफिश और ऑक्टोपस जैसे जीवों में ट्राइमिथाइलमन एन ऑक्साइड पाया जाता है, जो उन्हें पानी के उच्च दबाव को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। गहराई में निवास करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना समुद्र के सतह पर रहने वाले जीवों से पूरी तरह भिन्न होती है, जो उन्हें गहराई में जीवन जीने में सहायता करती है। समुद्र की गहराई में निवास करने वाले जीवों के फेफड़े और रक्त प्रणाली में पानी संकुचित नहीं होता, जिससे उन्हें दबाव से संबंधित कोई समस्या नहीं होती। विभिन्न जीवों की गहराई के आधार पर उनकी संरचनाएं भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, व्हेल मछली 5000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। जेलीफिश जैसे जीवों के शरीर में अंगों की अनुपस्थिति होती है, इसके बजाय उनका शरीर मुख्यतः पानी से बना होता है, जो उन्हें उच्च दबाव को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। आरएमएस इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का निर्माण 1906 में हुआ था और इसे कनाडा तथा ब्रिटेन के बीच यात्री सेवा के लिए विशेष रूप से बनाया गया था। जहाज की लंबाई 170 मीटर थी, जबकि इसका वजन लगभग 14,000 टन था, जिसमें 1,500 से अधिक यात्रियों की क्षमता समाहित थी। इस प्रकार, यह जहाज उस समय के प्रमुख समुद्री वाहनों में एक माना जाता था। इम्प्रेस ऑफ आयरलैंड का डिजाइन और भव्यता उस समय के अन्य प्रमुख जहाजों जैसे टाइटैनिक के समान था, जो इसे समुद्री यात्रा में एक विशिष्ट स्थान प्रदान करता था। यात्रियों के लिए इस जहाज में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध थीं, जिनमें होटल और स्पा जैसी सेवाएं शामिल थीं। यह शिप अटलांटिक ओशन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय जहाज पर कुल 1477 लोग सवार थे, जिसमें एक सेल्स आर्मी भी शामिल थी, जो इंग्लैंड में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा कर रही थी। जहाज का संचालन अनुभवी कप्तान हेनरी कैंडल ने किया, जो सेंट लॉरेंस नदी के मार्ग से भलीभांति परिचित थे। हालांकि घने कोहरे के चलते यह यात्रा एक अप्रत्याशित त्रासदी में बदल गई। घने कोहरे के कारण जहाजों की दृश्यता में कमी आ जाती है, जो समुद्री यात्रा को अत्यंत खतरनाक बनाता है। उस समय जीपीएस जैसी आधुनिक तकनीक का अभाव था, जिससे नेविगेशन में काफी कठिनाइयां उत्पन्न होती थीं। इस संदर्भ में एसए स्टोरस्टर नामक एक भारी कार्गो जहाज,
जिसे बर्फीले समुद्र में चलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था, 1910 में इंग्लैंड में निर्मित हुआ। दोनों जहाज विपरीत दिशा से आ रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप उनका टकराव हुआ। यह घटना उस समय हुई जब दोनों जहाजों का सामना एक दूसरे से हुआ। कोहरे के चलते कप्तान एक दूसरे जहाजों को नहीं देख पाए, जिससे गलतफहमियों का निर्माण हुआ। यह स्थिति इस दुर्घटना की मुख्य वजह बनी। कप्तान कैंडल ने एसे स्टोर स्टेट को बाईं ओर गुजरने की अपेक्षा की, जबकि एसे स्टोर स्टेट के कप्तान ने अपने जहाज को सीधा रखा। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि यात्रियों को अपनी जान बचाने का अवसर नहीं मिला और आरएमएस इंप्रेस ऑफ आयरलैंड केवल 14 मिनट में डूब गया। टक्कर के परिणामस्वरूप जहाज में एक बड़ा छेद उत्पन्न हुआ, जिससे पानी तेजी से भरने लगा। इस स्थिति ने यात्रियों को सुरक्षित निकलने का अवसर प्रदान नहीं किया। हादसे के दौरान जहाज ने झुकना शुरू किया, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई। कप्तान ने यात्रियों को बचाने हेतु प्रयास किए, किंतु समय की कमी के कारण वह सफल नहीं हो सके। इस त्रासद घटना में कुल 1012 लोगों की मृत्यु हुई, जिससे यह टाइटैनिक के बाद का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री हादसा बन गया। बचाव कार्य में भी बहुत कम संख्या में लोग बचाए जा सके। इस दुर्घटना ने समुद्री सुरक्षा नियमों की समीक्षा और सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कारण प्रस्तुत किया। घने कोहरे के कारण जहाजों के बीच दृश्यता में कमी आई, जिससे टक्कर की संभावना में वृद्धि हुई। इस घटना ने जहाज के डिजाइन में मौजूद खामियों को उजागर किया, जिसने डिजाइन में सुधार की आवश्यकता को स्पष्ट किया। इस घटना ने आखिरकार समुद्री सुरक्षा नियमों को सख्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने में मदद की, जिससे भविष्य में ऐसी त्रासदियों से बचने के उपाय विकसित किए जा सकें। लगभग 10 एफएल टावर समाने की क्षमता है। यह अत्यधिक गहराई इसे असाधारण बनाती है, जिससे इसकी विशिष्टता और भी बढ़ जाती है। इस खदान का स्वामित्व पहले एंग्लो गोल्ड के पास था, लेकिन 2020 में इसे हार्मोनी गोल्ड द्वारा अधिग्रहित किया गया। यह स्वामित्व परिवर्तन इस उद्योग में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ का सोना उच्च गुणवत्ता का है, जो वैश्विक स्तर पर इसे विशेष बनाता है। इतनी गहराई में सोने का खनन एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें अत्यधिक तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। यह खदान पहले वेस्टर्न डीप लेवल्स के नाम से जानी जाती थी और इसे एंग्लो गोल्ड अशांति द्वारा संचालित किया जाता था। इसका आधिकारिक उद्घाटन 1986 में हुआ, जो इसके लंबे इतिहास को दर्शाता है। इस खदान की गहराई तक पहुंचने के लिए विशेष एलिवेटर का उपयोग किया जाता है, जो लगभग 1.5 घंटा लगता है। गहराई में पहुंचने पर श्रमिकों को गर्मी का अनुभव होता है, जो इस वातावरण की विशेषता है। यहाँ की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए विशेष कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। खदान के अंदर ऑक्सीजन के स्तर में कमी के कारण हवा पंप करने वाली मशीनें भी स्थापित की गई है। खनन प्रक्रिया में विस्फोटकों का उपयोग किया जाता है, जिससे चट्टानों को तोड़ा जाता है। इसके बाद सोने को अलग करने हेतु विभिन्न रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। यह कम मात्रा इस उद्योग में एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है। खनन में कार्यरत लगभग 5000 श्रमिक प्रतिदिन 8 से 12 घंटे कठिन परिश्रम करते हैं। उनका जीवन विभिन्न खतरों से भरा होता है, फिर भी वे अपने कार्य में समर्पित रहते हैं। खदानों में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन का उपयोग खतरनाक स्थानों में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे माइनर्स की सुरक्षा में सुधार होता है। यह तकनीकी विकास इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खदानों में होने वाले हादसों के मुख्य कारण चट्टानों का गिरना और गैस रिसाव होते हैं। ये घटनाएं माइनर्स की जान के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती है। खनन प्रक्रिया का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान होता है और यह पर्यावरणीय संतुलन को भी प्रभावित करता है। मापुंग गोल्ड माइन की गहराई समुद्र की गहराई के बराबर है, जिसमें अत्यधिक गर्म तापमान और खतरनाक बैक्टीरिया की प्रजातियां पाई जाती है। अब तक लगभग 46 मिलियन औंस सोना इस खदान से निकाला जा चुका है, जो इसके विशालता और अंदर के सोने के भंडार को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इस खदान में सोने के निष्कर्षण का एक संपन्न इतिहास है और वर्तमान में इसमें लगभग 8 मिलियन औंस सोना अभी भी बाकी है, जो इसकी भविष्य की संभावनाओं को उजागर करता है।
यह क्षेत्र बर्मुडा ट्रायंगल ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो इसकी खतरनाकता को दर्शाता है। यह समुद्री क्षेत्र जापान, गुआम और फिलीपींस के बीच स्थित है, जहां कई अविश्वसनीय घटनाएं घटित होती है। यहां के मछुआरों का मानना है कि एक अनजानी शक्ति उनके जहाजों को पानी में खींच लेती है। इस विश्वास के आधार पर कई रहस्यमय कहानियां इस क्षेत्र के चारों ओर प्रचलित है, जो इसके रहस्यमय स्वरूप को और बढ़ाती है। 1945 में एक जापानी एयरफोर्स का जहाज इसी क्षेत्र में गायब हो गया था। पायलट ने कंट्रोल टावर को अजीब संदेश भेजे थे, जिसके बाद उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, जिससे पूरे देश में चिंता फैल गई। जापानी सरकार ने गायब हुए जहाजों की जांच के लिए काई मारू नंबर 5 को भेजा, लेकिन वह भी अचानक गायब हो गया। इस घटना ने जनता में भय और चौंकाने वाली प्रतिक्रिया उत्पन्न की। 1955 में शियो मारू नंबर 10 के लापता होने के बाद जहाज के सवारों ने अजीब बयान दिए, लेकिन उनकी सत्यता कभी सिद्ध नहीं हो सकी। इससे इस क्षेत्र के बारे में अनसुलझे सवाल और भी बढ़ गए। इस क्षेत्र को डेविल सी नाम 1970 में न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा दिया गया था, जो धीरे धीरे जनमानस में प्रसिद्ध होने लगा। यह नाम इस स्थान की भ्रामकता को दर्शाता है और इसके रहस्यमय पहलुओं को उजागर करता है। ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में जापानी लोककथाओं में कई कहानियां प्रचलित हैं, जो समुद्र के नीचे ड्रैगन जैसे जीवों की उपस्थिति का दावा करती है। ये कथाएं समुद्र के रहस्यों को और भी गहरा बनाती है। लॉरेंस ने जापानी सरकार से डेविल सी के खतरे की सत्यता की पुष्टि करने के लिए औपचारिक पत्र लिखा था, जिसका जवाब चौंकाने वाला था। यहाँ पर विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच टकराव स्पष्ट हो जाता है। जापानी गवर्नमेंट ने स्पष्ट किया कि डेविल सी या ड्रैगन ट्रायंगल जैसी कोई वास्तविक जगह नहीं है, जो चार्ल्स की किताब के दावों के विपरीत है। यह विवादित विषय लोक परंपरा और विज्ञान के बीच की खाई को दर्शाता है। जापानी सरकार ने बताया कि लापता जहाज छोटे थे और उनके गायब होने का कारण समुद्र में तूफान था। चार्ल्स के दावों में वैज्ञानिक तथ्य भिन्न हैं, जो इस क्षेत्र के बारे में भ्रम को बढ़ाते हैं। ड्रैगन ट्रायंगल के बारे में कई रहस्यमय धारणाएं हैं, जो विज्ञान से भी समझ में नहीं आती। यह स्थान कई रहस्यों को समेटे हुए है, जो इसे एक अद्वितीय अध्ययन का विषय बनाते हैं। योनागुनी आइलैंड के पास एक डूबा हुआ शहर है, जिसे अंडरवाटर आर्कियोलॉजी में एक महान खोज माना जाता है। यह शहर हजारों साल पुराना है और इसके अवशेषों ने शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। जापानी सरकार और वैज्ञानिक संगठनों द्वारा ड्रैगन ट्रायंगल को एक मिथ बताना और इसे खतरनाक क्षेत्र के रूप में मान्यता देना चर्चा का विषय है, क्योंकि यह क्षेत्र अपनी अनसुलझी पहेलियों के लिए जाना जाता है। दक्षिण अटलांटिक और बर्मुडा ट्रायंगल जैसे अन्य वाइल्ड वर्टिस क्षेत्रों में भी समान घटनाएं होती है। ये क्षेत्र भी रहस्यमय घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो समुद्र के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रभावों के कारण इन क्षेत्रों में सामान्यता का उल्लंघन होता है, जिससे कई अनसुलझे मामले उत्पन्न होते हैं। ये खगोलीय घटनाएं और उनके प्रभाव मानवता के लिए एक गंभीर प्रश्न है।